बच्चे, चैप्टर है कीचड़ का काव्य। हम राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। शॉर्टली आपको बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ। नाम है इनका काका कालेलकर। 1885 में पैदा हुए हैं, 1982 में डेथ हुई है। मतलब कि इनको गुजराती का, हिंदी का, बांग्ला, अंग्रेज़ी काफ़ी भाषाओं का ज्ञान भी रहा है, लेकिन इनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी थी। और महाराष्ट्र के सतारा नगर में ये इन्होंने जन्म लिया था। और गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद, यानी कि वो उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते थे कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, तो इस कारण से ये हिंदी में काफ़ी लेखन कार्य करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और आज़ादी के बाद काका का जो जीवन था पूरा गांधी जी के विचारों के ऊपर ही है और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटा रहा, क्योंकि वो गांधी जी से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो हमेशा देश के प्रति उनकी भावना जो थी वो इसी तरह की थी। फिर वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के जितने भी जो अनन्य भक्त लगा लीजिए, जो उनके अनुयायी थे, जो उनको फॉलो करते थे, जैसे कि विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ़ार खां और काका कालेलकर, ये काफ़ी ज़्यादा याद किए जाते हैं। ये इनके मुख्य लोग हैं जो इनको फॉलो करते थे, महात्मा गांधी को। और नई दिल्ली में जो गांधी जी का संग्रहालय है, एक जो एक तरह से म्यूज़ियम बना हुआ है, वहाँ के पास में ही सन निधि में काका के जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी, काका यानी कि जो राइटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी वस्तुएं हैं। उनका साहित्य, जो भी उन्होंने लेखन कार्य लिखा है, वो सब चीज़ें वहाँ आपको मिल सकती हैं उस म्यूज़ियम के अंदर। और देश के प्राय कोने कोने में यायावर की तरह, यायावर का मतलब होता है जो बंदा घूमता रहता है, भ्रमण बहुत करता है, ठीक, उसकी तरह उनकी जो कृतियां हैं, जो भी उन्होंने कहानियां लिखी हैं, वो काफ़ी सारी फेमस हैं। इन सब के नाम यहाँ दे ही रखे हैं, आपको पढ़ लीजिएगा। फिर है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा होती है काफ़ी सरल होती है, सहज सरल है, आसानी से समझ में आने वाली होती है, ओजस्वी होती है, यानी कि जोश सा भरा होता है, सार गर्भित है, मीन्स उसका अगर आप देखेंगे कि पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकलता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो काफ़ी अच्छी बात कह देते हैं। सार गर्भित मतलब शॉर्ट में, मतलब कुछ लंबा लंबा नहीं लेकर जाते हैं, वो शॉर्टली आपको छोटे में कह करके ख़त्म कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक अच्छे हिंदी भाषा के बहुत अच्छे लेखक रह चुके हैं, तो खासकर हिंदी में लिखा हुआ उनका जो ये निबंध है कीचड़ का काव्य, उसके अंदर ये जो कीचड़ का काव्य उनका निबंध है, उसके अंदर काका ने कीचड़ की जो उपयोगिता के बारे में बताया है। अक्सर लोग कीचड़ को बोलते हैं ना कि गंदा समझते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कीचड़ की उपयोगिता के बारे में बताया है और एक काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। मतलब जिस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं, उस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग करके बताने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हम कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, बल्कि उसके मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आज कीचड़ जो है मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, हम उसको ना देखकर सिर्फ ये देखते हैं कि वो हमें गंदा करता है, वो गंदगी से भरा हुआ है, हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, पॉजिटिव हम देखते ही नहीं है, वो हमें कुछ देता भी है। फिर है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, वहाँ के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली जो धान की फसल है, जिसको आप अनाज कहते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ उगती है? आज जितनी भी ये अनाज उगता है कीचड़ में ही पैदा होता है। अगर हम लोग खाना खाना छोड़ दें, क्योंकि अगर हम कीचड़ से इतनी घिन करते हैं तो हमें अनाज भी नहीं खाना चाहिए, और अगर हम खाना खाना छोड़ देंगे तो रह क्या जाएगा? इंसान खाने पर ही ज़िंदा है ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कीचड़ नहीं होता तो क्या होता? भाई मनुष्य और पशु जो हैं कितनी कितनी नियामतों से, यानी कि जो भगवान ने हमको इतनी चीज़ें दी हैं, हम उन सब चीज़ों से वंचित रह जाते, मीन्स उसके बिना ही रह जाते। और इसकी एक वानगी यह निबंध बखूबी दर्शाता है, यानी कि ये जो आप लेसन पढ़ेंगे इसके अंदर आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना काम आता है। कीचड़ है नहीं, श्रद्धेय है, मीन्स हमें कीचड़ को का तिरस्कार, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको श्रद्धा, उसकी मतलब कि पूजा करनी चाहिए, उसे श्रद्धा फुल मानना चाहिए। और यह लेखक ही नहीं, पाठक भी स्वीकारता है, यानी कि लेखक तो ये चीज़ को मानता ही है। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे।
बच्चे चैप्टर में है कि आज सुबह पूरब में कुछ खास आकर्षक नहीं था। पूरब यानी कि जहाँ से सूरज उगता है, ठीक, तो वहाँ पर उनको कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, यानी कि सूरज बराबर अभी उगा ही नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी हुई थी, मतलब उत्तर दिशा में थोड़ा बहुत उनको कलर नज़र आ रहा होगा लेखक को जब वो लिखने के लिए बैठे। वो कह रहे हैं कि उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया। यानी कि अगर सूरज जहाँ से उगता है तो रेड कलर आपको वहीं दिखाई देता है ना, तो लेकिन आज उनको उत्तर दिशा में दिख रहा था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए उनको उत्तर में ऐसा कलर दिखाई दिया। स्वयं पूरब दिशा ही जहाँ पूरी रंगी हुई ना हो, वहाँ उत्तर दिशा कर कर के भी कितने नखरे कर सकती है। मीन्स जब पूरब दिशा में सूरज उगेगा ही नहीं तो उत्तर दिशा में पूरा कलर आपको कैसे नज़र आएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो जितना आ सकता था उतना आया कलर। वो कहते हैं कि देखते ही देखते वहाँ के जो भी बादल थे वो सफ़ेद पूनी जैसे हो गए, यानी कि बादल जो थे एकदम, हाँ मतलब बारिश जैसा मौसम स्टार्ट हो गया, एकदम वाइट कलर के हो गए। और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। फिर जैसे हर रोज़ दिन का आरंभ होता है वैसे स्टार्ट हो ही गया था। वो कह रहे हैं कि हम अक्सर, लेखक बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी कवि हैं या हम लोग भी हैं, अक्सर किस चीज़ का वर्णन करते हैं? हम आकाश का करते हैं, पृथ्वी का करते हैं, पर्वतों का करेंगे, फूलों का करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना। लेकिन कीचड़ का कभी भी किसी भी लेखक ने या कवि ने वर्णन नहीं किया है, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि कीचड़ में पाँव भी अगर चला जाएगा तो वो क्या बोलते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसको गंदा सा मानते हैं। और मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि इससे शरीर भी गंदा होता है, कपड़े भी मैले हो जाते हैं, और अपने शरीर पर कोई भी कीचड़ को मतलब कि उसकी छींटे पड़ना भी किसी को पसंद नहीं आता है, हर कोई उसको गंदा सा मानता है। तो किसी को भी कीचड़ के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं होती है। मतलब सहानुभूति मीन्स क्या है, उसके लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं आती है, कि हर कोई उसको गंदा बोलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब यथार्थ है। यथार्थ यानी कि आप इसको चेंज तो कर नहीं सकते, जो है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। किंतु अगर तटस्थता से सोचें, मतलब अगर ध्यान से उसको डीपली में जा कर के अगर हम विचार करें तो हम क्या देखेंगे कि कीचड़ में भी सुंदरता है, सौंदर्य है, जो हमें देख ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये है कि कीचड़ का रंग एक तो सुंदर बहुत है। अब सुंदर क्यों बोला? ब्राउन कलर का होता है ना। तो वो क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आज के समय में तो खैर नहीं है, पहले जब हम किताबों के ऊपर कवर चढ़वाते थे, आज तो आप लोग प्लास्टिक के कवर ले लेते हैं, पहले गत्ते के कवर होते थे, और जो गत्ता होता है ना वो कीचड़ वाले कलर का ही होता था, ब्राउन कलर का होता था, ठीक। तो कह रहे हैं कि हम पुस्तकों के गत्तों के ऊपर, घर की दीवारों के ऊपर, यानी कि हम दीवारों पर भी ब्राउन कलर पसंद करते हैं, कबर्ड्स में भी पसंद करते हैं आजकल, तो हम वैसे तो ब्राउन कलर पसंद करते ही हैं। और शरीर पर कीमती कपड़े के लिए भी हम, यानी कि हम ब्राउन कलर की टी शर्ट या सूट पहनना भी पसंद कर जाएंगे, हमें वो कलर तो पसंद है। कलाभिज्ञ लोग, कलाभिज्ञ मतलब होता है जो लोग, जिनको कला की जानकारी है, जो उसको मतलब जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं उनके, वो लोग भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए ये रंग बहुत पसंद करते हैं। भट्टी क्या होती है बच्चे? जहाँ क्या बोलते हैं ना, आग लगा करके वहाँ पर सामान, यस, कोयले वगैरह, यस, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो उसकी बात हो रही है। ये लोग बहुत काफ़ी रंग उसका पसंद करते हैं, तो वहाँ पर भट्टी में से जब चीज़ निकलती है ना, लोग उसके ऊपर ब्राउन कलर का पेंट पसंद करते हैं। और जब भी कोई फ़ोटोग्राफ़र भी है, अगर वो फ़ोटो लेगा ना, तो वो क्या करता है, उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर यही कलर पसंद करता है। एक आध ठीकरे अगर आ जाए, मतलब कि थोड़ा सा भी उसका छींटे, मतलब बोलेंगे ना, हल्का सा रिफ्लेक्शन भी वो ब्राउन कलर का पड़ जाए तो उनको अच्छा लगता है। तो लोग उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने कीचड़ का कलर डाला है या ब्राउन, हम उसको वार्म टोन कहकर, मतलब विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो उसको वार्म टोन कहते हैं। नाम चेंज कर दिया है, चीज़ वही है, वो ये कह रहे हैं। पर अगर कीचड़ का नाम लेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाता है, तो लोगों का मन ख़राब हो जाता है। अभी कीचड़ क्यों बोला है, क्लियर?
अब बच्चे वो कह रहे हैं कि नदी के किनारे आपने अक्सर कीचड़ ज़्यादा जो है वो नदियों के आसपास देखा है, क्योंकि मिट्टी होती है, पानी मिलने से वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है। तो जब वहाँ का कीचड़ सूख जाता है तो सूखने के बाद गर्मी की वजह से उसमें दरारें भी आ जाती हैं, क्रैक्स नज़र आते हैं। तब वो कह रहे हैं कि वो सुंदर दिखाई देता है, और ज़्यादा गर्मी आने से जो दरारें आ रही हैं उससे सुंदर लग रहा है, और वो टेढ़े हो जाते हैं। जो दरारें होती हैं वो टेढ़े मेढ़े होती हैं और सुखाए हुए खोपरों जैसी दिखती हैं। अब खोपरे क्या होते हैं, आपने कभी गांव में, हाँ, कोकोनट की तरह, करेक्ट। तो कोकोनट की जैसा जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो वैसा नज़र आता है। तो नदी के किनारे अगर आप मीलों तक समतल जो रास्ता देखेंगे, समतल यानी कि प्लेन, ठीक उसके आसपास का, वहाँ पर आपको चिकना कीचड़ दिखाई देता है, मतलब दलदल जैसा टाइप में चिकना टाइप का होता है। तो वो दृश्य भी कम सुंदर नहीं होता, क्योंकि अगर हम पास जाते हैं, हमारे जूते वूते गंदे हो जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो वो हमें सुंदर लगता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि कीचड़ का जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ यानी कि ऊपर का, पीछे का जो भाग है, सूख जाने पर उसके ऊपर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। जैसे ही वो चिकना वाला पार्ट जब सूखने लगता है और जो पक्षी उड़ रहे होते हैं अगर उसके ऊपर चलते हैं, तो पक्षियों के जो पद चिन्ह हैं, पैरों के जो निशान होते हैं, भी 3 नाखून आगे, अंगूठा पीछे, ऐसे पद चिन्ह आपको मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ आसपास पानी बहुत है और वहाँ पर इन पक्षी जो है अलग अलग वैरायटी के होते हैं वो वहाँ दिखते हैं, तो उनके वो निशान बड़े सुंदर से लगते हैं। देखो, देखने का तरीका है बच्चे, वो कीचड़ की क्वालिटीज़ आपको बता रहे हैं तो वो उसको देख भी उसी नज़रिए से रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ कैसे सुंदर लगता है। एक आम इंसान ये चीज़ें ध्यान नहीं देता है। फिर वो कह रहे हैं कि जब वो कीचड़ बहुत ज़्यादा सूख कर उसकी ज़मीन ठोस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जब सूख जाता है, तब जितने भी ये जो बड़े बड़े पशु हैं जो वहाँ पर पानी पीने के लिए जाते हैं, गायें, भैंस, पाड़े, बैल, भेड़, बकरे जो भी हैं, उनके पद चिन्ह भी वहाँ हमको दिखाई देते हैं, ठीक। और उनकी शोभा तो अलग सी ही होती है, वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और कभी कभी 2 मदमस्त पाड़े, पाड़े यानी कि एक तरह से गाय का वो मेल वर्जन है, ठीक है। तो जब वो आपस में सींगों से लड़ते हैं, क्योंकि वो कभी भी बिगड़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उस कीचड़ में अगर वो आपस में जब युद्ध कर रहे होते हैं, तो जब वो सींग से कभी कभी युद्ध करते करते वो कीचड़ को भी रौंद देते हैं, मतलब ऐसे घसीटते हुए ऐसे जाते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो नदी के किनारे पर जो उनके पाँव के निशान होते हैं वो ऐसा, सींगों के भी चिन्ह दिखते हैं, उनके पाँव के भी चिन्ह नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। वो ये बताना चाह रहे हैं बच्चे, महिष कुल यानी कि भैंसों का जो कुल है, ख़ानदान है, परिवार, ऐसा लगता है सब ने यहाँ आकर भी इंडिया के अगर इतिहास को हम उठाएं, जैसे यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो उस कीचड़ में जब ये लोग आपस में युद्ध करते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं से पता नहीं कितने लोग युद्ध करके यहाँ पर लौटे हों, ऐसा वो मतलब वहाँ की मिट्टी को देखकर, ऐसा कीचड़ को देखकर ऐसा उनको एहसास सा होता है, ठीक। फिर है, वो कह रहे हैं कि कीचड़ को अगर आपने कहीं देखना है बहुत ज़्यादा, जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो गंगा के किनारे चले जाएं या फिर सिंधु नदी के किनारे पर जाएं। अगर फिर भी आपकी तृप्ति यानी कि संतुष्टि ना हो, तो कहाँ वो बोल रहे हैं, सीधे खंबात पहुंच जाना चाहिए। खंबात बच्चे गुजरात के एरिया में ही आता है, वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ पर मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको कीचड़ ही कीचड़ दिखाई जाएगा, और कीचड़ भी इतना ज़्यादा होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि सनातन कीचड़, मतलब सदियों से चला आ रहा है, वो कब से है पता ही नहीं है, कब से चला आ रहा है वहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा है। और ऐसा माना जाता है कि इतना ज़्यादा वहाँ होता है कि कहीं वहाँ पर हाथी भी डूब जाते हैं, मतलब इतना वहाँ कीचड़ है, दलदल है टाइप, ठीक है, दलदल टाइप है भी कीचड़ के, हाथी भी उसमें डूब जाएंगे। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति एक अलंकार है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा, वो बढ़ोतरी वाली बात है, जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात की जाती है। वो कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वहाँ पर पहाड़ के पहाड़ भी लुप्त हो जाएंगे, यानी कि इतना दलदल है वहाँ पर कि पहाड़ भी गायब हो सकते हैं, वहाँ पर इतना कीचड़ है। फिर अब वो कह रहे हैं कि जो हम अनाज खाते हैं, अन्न जो खाते हैं वो भी कीचड़ से ही पैदा होता है।
अगर इसका जागृत भान यानी कि इसके बारे में अगर आपको पता चल जाए, भी हर इंसान को पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारा अनाज कीचड़ से पैदा हो रहा है, तो वो कभी भी कीचड़ का अपमान ही नहीं करता, तिरस्कार ही नहीं करता। भी एक अजीब बात तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जैसे कि पंख और पंकज, पंख मतलब कीचड़ को कहते हैं और पंकज हम कमल को कहते हैं। एक्चुअल में वो उसका मैं विच्छेद करूँ तो पंख प्लस ज होता है। पंख मतलब कीचड़, ज मतलब होता है पैदा होने वाला, मतलब कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात पंकज, कमल का फूल। ऐसे ही उसका दूसरा नाम क्या है, जलज, जल प्लस ज, जल में पैदा होने वाला। क्लियर? तो हम पंख को कीचड़ से रिलेटेड है तो हम उसका तो बड़ा मतलब जैसे घृणा शब्द यानी कि नफ़रत भरा वर्ड लगता है, लेकिन जब जैसे ही पंकज शब्द सुनते हैं तो कवि लोग डोलने लगते हैं, मतलब उनके मन में ख्याल आने लग जाते हैं कविता बनाने के लिए, बिकॉज कमल की बात हो रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि मल बिल्कुल मलिन माना जाता है। मल मतलब किसको कहा जाता है, कचरे को। मल, मल यानी कि कूड़ा, कचरा होता है। किंतु कमल शब्द सुनते ही सबके चित्त, सबके जो मन है वो प्रसन्न हो उठते हैं, आह्लाद कत्व फूट पड़ते हैं, यानी कि खुशी के मारे वो झूमने लगते हैं जैसे ही कमल की बात आई। लेकिन मल आया तो गंदगी की बात आ गई। तो कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने अगर हम रखेंगे, यानी कि अगर हम कवियों को ये बात बताना चाहेंगे कि तुम ऐसा सुनते हो तो ऐसा बिहेव करते हो, उस वर्ड के बारे में आप ऐसा करते हो, तो वो फिर हमें सामने से क्या जवाब देंगे। ऐसा लेखक ने वो भी लिखा है, वो कहेंगे कि आप वासुदेव की तो पूजा करते हैं, वासुदेव यानी कि कृष्ण, लेकिन आप वसुदेव को तो नहीं पूछते। वसुदेव कौन है, उनके फादर, समझ में आया? वसुदेव उनके पिताजी हैं, हम उनकी कोई पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनके बेटा कौन है, वासुदेव, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। फिर वो दूसरा कह रहे हैं कि हम हीरे का तो बहुत भारी मूल्य देते हैं, हीरे बहुत बेशकीमती होते हैं, लेकिन वो पैदा कहाँ होता है, कोयले की खान में, तो हम कोयले को तो पूछते नहीं हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बड़ी कम कीमत है उसकी, ठीक है, मतलब हीरे के मुकाबले बड़ी कम कीमत है। तो वो कह रहे हैं कि किंतु कोयले का हम कुछ नहीं देते हैं, बल्कि पत्थर, कोयले या फिर पत्थर का कोई भी महत्व नहीं होता है जितना हीरे का महत्व होता है। और मोती को हम कंठ में बांधते हैं, मोतियों की माला पहनी जाती है या और भी अलग अलग वैरायटीज़ की, लेकिन उसकी जो मातुश्री है, यानी कि मोती कहाँ पैदा होता है, सीप के अंदर, है ना, शेल में पैदा होता है। शेल को तो कोई गले में पहन कर नहीं घूमता, सीप को। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कवि लोग तो यही बोलेंगे कि हम ये थोड़ी देखते हैं कि कीचड़ से पैदा हो रहा है कमल, हमको कमल अच्छा लगा इसलिए हमने कमल के बारे में लिखा, हम कीचड़ के बारे में क्यों लिखे। ठीक, तो लेखक ने खाली ये बताना चाहा है कि अगर हम कवियों से इस चीज़ का डिबेट करने जाएंगे, चर्चा करने जाएंगे, तो वो हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें रख देंगे। तो इस विषय पर कवियों से बात करना या चर्चा करना तो बेवकूफ़ी है, कोई करने का अर्थ ही नहीं है। लेकिन चैप्टर बच्चे ख़त्म है हमारा, लेकिन फिर भी बस लेखक ने हमको इस चैप्टर के थ्रू बस ये बताना चाहा है कि हमें कीचड़ को इतना ज़्यादा नफ़रत भरे तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे भी थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज वहीं से अनाज पैदा होता है और हमारा उससे पेट भरता है। ठीक, उसका अपना मतलब हर एक वस्तु का अपना अपना मूल्य होता है, कीमत होती है। तो ऐसे एक को ज़्यादा वैल्यू देना और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देना, ये गलत बात है। क्लियर? इसके जो बच्चे 1 और 2 पंक्तियों के आंसर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 वर्ड के हैं, ज़्यादा भी नहीं होंगे, कोई एक आधी लाइन का होगा, सिर्फ वो मुझे लिख कर दे दीजिए। अभी चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।